नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परमीश। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। दरअसल दिल्ली में तीनों दलों के नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक में यह तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय भी शिंदे को दिया जा सकता है। वहीं अजीत पवार भी डिप्टी सीएम होंगे। महायुति के तीनों नेताओं की बैठक होनी है और इससे साफ है कि अभी नई सरकार के गठन में थोड़ा वक्त लग सकता है। मगर अघाड़ी में तीनों दलों में बड़ी फूट पड़ चुकी है, जिससे अघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतर गई है। लेकिन झारखंड की सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन ने बड़े फैसले लेने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। मंत्रियों के बिना पहले ही दिन कर डाले कई बड़े फैसले। हेमंत सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई मैया सम्मान योजना की रकम बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी और इस योजना का फायदा प्रदेश की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलता है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में क्यों लग रहा है वक्त? क्यों अघाड़ी में मचा है हाहाकार? क्यों बिना मंत्रियों के ही एक्शन में है हेमंत सोरेन? क्या झारखंड में वन मैन आर्मी की तरह काम करेंगे सोरेन? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्यों देरी हो रही है अब तक? देखिए, 3-4 जो कहते हैं ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स, वो समझना जरूरी है। अमित शाह जी के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई, उसमें एकनाथ शिंदे इस बात पे तो एग्री कर गए कि वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने एक पैतरा चला, उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, मेरे जगह कोई और होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं, आपको ही होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं एक बार सीएम बन चुका, अब डिप्टी सीएम बनना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी दूसरे को बनाऊंगा। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि भाई दूसरे किसे बनाएंगे। यहीं पे एक बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि उन्होंने नाम ले लिया अपने बेटे का। उन्होंने कहा भाई श्रीकांत शिंदे जो है वो बनेंगे मेरी जगह पे। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे वीटो लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? 3-4 कारण बीजेपी की तरफ से दिए गए। ये सारी जानकारी सोर्सेस के मुताबिक मिल रही है हमें। पहली बात ये कहा गया कि अभी इमेच्योर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं और उनको मैं डिप्टी सीएम अगर हम लोग बना देते हैं तो आप सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के श्रेणी में आप उनको लाकर के खड़ा कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, वो अभी बहुत ही एग्रेसिव लीडर के रूप में जाने जाते हैं। सरकार में वो रहेंगे, सरकार चलाने में एग्रेशन काम नहीं करता, समझबूझ की आवश्यकता होती है। और तीसरा जो बात शिंदे को समझ में आई वो ये कि आपकी पार्टी में ही विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। परिवारवाद तो वही, इस चक्कर में तो उद्धव ठाकरे से छोड़ करके इधर आए लोग, और फिर आप वही काम करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं बनूंगा तो मैं गृह मंत्रालय चाहिए जी। इस पे भी बीजेपी ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं होगा। गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। आपको पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग मिलेगा और वित्त मंत्रालय चूंकि अजीत पवार के पास था एंड ही सेटिस्फाइड विद दैट, तो वित्त मंत्रालय जो है वो अजीत पवार के पास जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सैक्रिफाइस कर रही है महायुति को एक साथ रखने की। 5 मिनट टाइम नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पहुंचाने में। सिर्फ 13 चाहिए। इनको पता भी नहीं, हवा भी नहीं लगेगा, वो 13 जो है बीजेपी के पास जो है वो संख्या आ जाएगी। लेकिन फिर भी ये समझा करके उनको भेजा गया है। शिंदे ने कहा है मुझे 24 घंटे का वक्त दिया जाए। तो ये जो 24 घंटे का वक्त मांगा गया है, तो कल शायद इस प्रोग्राम में हम लोग सही रूपरेखा वो बता पाएंगे। बिल्कुल। तो अभी महायुति सरकार के गठन की सही तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन अघाड़ी के अंदर जो विस्फोट हुआ है उसकी सही तस्वीर सामने आ चुकी है। उद्धव की खामोशी, शरद पवार की खामोशी और कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कहना, क्या है ये? देखिए, अघाड़ी तो खत्म है। अघाड़ी में शरद पवार क्या कर रहे हैं? शरद पवार वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं कि ये दोनों पहले लड़ झगड़ ले, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पहले अंत समय तक ये ले जाए कि अघाड़ी अब रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि अघाड़ी नहीं रहेगी फिर भी
कांग्रेस के साथ शरद पवार का गठबंधन तो रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर कंफ्यूज्ड हैं। उद्धव ठाकरे की मीटिंग में इनके विधायक बार बार कह रहे हैं कि देखिए भाई, हमें अपनी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चले जाएं। जरूरी यह है कि अपनी आइडियोलॉजी की सुरक्षा करें। अपने विचारधारा पर हम अगर आगे काम करेंगे तो संगठन भी मजबूत होगा। और सिंधे के साथ गए हुए लोग, यानी कि लोग मतलब विधायक सांसद की बात नहीं होती है, लोग मतलब जनता कार्यकर्ता की बात होती है, कि वो लोग भी फिर से हमारे साथ आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। और इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो हर मुद्दे पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए अघाड़ी के अंदर जो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को लेकर चल रहा है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो विलेन बना हुआ है संजय राउत, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी संजय राउत के बारे में कहा गया कि देखिए, ये जो बार बार कांग्रेस के कुछ नेताओं की चमचागिरी करते रहते हैं, इससे भी हमारी इमेज खराब हुई है। जैसे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों से हमें क्या लेना देना है जो संजय राउत हर कुछ समय के बाद इन लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो हमारी पार्टी के नेता कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस मीटिंग के दौरान ही प्रियंका वाड्रा संसद में जाती है और संजय राउत अचानक से शेरनी करने लगता है। तो इस बात को लेकर शिवसेना यूबीटी के अंदर विद्रोह है कि सबसे पहले संजय राउत को साइड करो, या तो इसे पार्टी से ही निकालो, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि उस मीटिंग के दौरान भी दो ऐसे नेता थे उद्धव ठाकरे के अलावा, जो एक संजय राउत और दूसरा आदित्य ठाकरे। ये दोनों कह रहे थे कि अभी हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो उस लड़ने के लिए हमें एक मजबूत गठबंधन चाहिए। और वो गठबंधन कौन सी है? कांग्रेस की गठबंधन है। जबकि उनके सारे नेताओं का मानना है कि हम उस गठबंधन में रहकर भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। हम तो पहले भी लड़े हैं, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े हैं, अकेले चुनाव लड़े थे। तो उस समय भी भाजपा ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तरह से दबोच लेगी, हम दोनों इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो महाराष्ट्र की जनता में इस बात के लिए कंफ्यूजन नहीं होता कि हम शिवसेना को वोट दे रहे हैं या भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो हिंदुत्व के खिलाफ वोट दे रहे हैं। इसलिए वो लोग जहां जहां जिस प्रत्याशी को देखते हैं, आज ये इस क्षेत्र में शरद पवार या फिर कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा है और वो मजबूत है, उसके पक्ष में चले जाते हैं। इसलिए 2014 में हमारा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बावजूद भी बेहतर रहा था। यानी कि सबसे विस्फोटक स्थिति उद्धव ठाकरे की पार्टी में है, संजय राउत के खिलाफ, और आदित्य ठाकरे को जो कमान सौंपी गई है कि आगे क्या होगा विधानसभा में, ये सबको मैनेज कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि शिंदे के बेटे के लिए ये जो बात चली है, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिकेशन दिया कि भाई ऐसा करोगे तो आपकी पार्टी में विद्रोह होगा। वही उद्धव ठाकरे को कोई सलाह देने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे को सलाह देने वाला कौन है? संजय राउत, शरद पवार। अब ये लोग तो चाहता है कि किसी तरह उद्धव ठाकरे डूब जाए, इसलिए आदित्य ठाकरे को विधानसभा में सारे वरिष्ठ नेताओं को छोड़ के इसको विधानसभा का नेता बनाएगा। तो ये स्थिति चल रही कि आपस में भी लड़ रहे और पार्टी के अंदर भी इस बात के लिए हंगामा है कि हम कौन से दिशा में जाएं, हम ब्लेम लग करें या फिर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आगे कोई रणनीति बनाएं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आते ही अघाड़ी तो निपट चुका है, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस को निपटाने में लगे हैं। देखिए, झारखंड में जीत का सेहरा अकेले हेमंत सोरेन के ऊपर जाता है। वाई ही विल शेयर दिस क्रेडिट विद अदर पीपल? बात आप ये समझिए कि आप तो चुपचाप बैठे हुए थे, आपने जीत के लिए मेहनत नहीं की, तो इसलिए आप देखिए कि अकेले हैं। और जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि वो सारी पार्टियों को, वामपंथी को एक और आरजेडी को एक और कांग्रेस पार्टी को एक, यही फॉर्मूला उनकी तरफ से दिया गया है। लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। और कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि ये तो न 3 में रहे न 13 में रहे। विरोध करेंगे तो गाली खाएंगे, और अगर एक लेकर के संतुष्ट होकर भी अगर वो सत्ता में रहे तो पार्टी के अंदर बगावत होगी। बिल्कुल। तो आप कंफ्यूज्ड राजनीति करेंगे तो इसी तरह के सिचुएशन में आप फंसेंगे। ये मिस्टेक राहुल गांधी के स्तर पे हुई है कि आपने आप ये देख नहीं पाए। आप तो ये सोच के बैठे हुए थे कि वे हार गए,
वहां मेहनत किस लिए नहीं किया गया? इनको लगा कि भाई इनके रिपोर्ट, वो कोनोगुलू की रिपोर्ट आ गई जिसमें बताया गया कि भाई 5-6 सीट जीत जाए तो वही बहुत है। आप उधर मेहनत ही नहीं किए, पैसे भी नहीं खर्च किया, आपने कोई रिसोर्स भी नहीं लगाया, कोई वहां गया भी नहीं। सारे लोग चमचागिरी करने के लिए वायनाड में बैठे हुए थे। इधर चुनाव चल रहा है, उधर वायनाड में लोग बैठे हुए थे। तो आप ये समझिए कि जब जीत अकेले हेमंत सोरेन ने अपने कंधे पे लेकर के इस सरकार को बनाया है, तो व्हाई ही विल शेयर द क्रेडिट। और इसलिए धनाधन फैसले अकेले इसलिए ले रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये क्रेडिट, अपने मन से भी कांग्रेस पार्टी ये क्रेडिट ना ले सके, इसीलिए ये सारे फैसले किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इधर झारखंड कांग्रेस के अंदर अभी से मारधाड़ शुरू हो चुकी है। कई नेता तो अभी भी डेरा डाले हुए हैं, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है झारखंड में कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस वहां पर 16 विधायक हैं और मंत्री पद की बात हो रही है, और मंत्री बनेगा कौन, इसके लिए चर्चा आपस में तो अंतर्कलह कांग्रेस की ये समस्या हर जगह पर रही है। लेकिन यहां पर तो मंत्रालय कितना मिलेगा, इसी पर संकट मंडरा रहा है। और यहां अगर राहुल गांधी इस बीच कह दिए कि झारखंड में हम बाहर से समर्थन देंगे जम्मू कश्मीर की तरह, तो इन लोगों को और लगता है कि बाहर से समर्थन देंगे तो उस समय तो हेमंत सोरेन जो हैं हमें भाव भी नहीं देंगे। बाहर से समर्थन दे रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। और उधर हेमंत सोरेन भी यही चाह रहे हैं कि अभी जब तक कैबिनेट निर्धारित नहीं होता उस समय तक कुछ ऐसे बड़े फैसले ले लो जिसके लिए बाद में ये लोग क्रेडिट न ले पाए। क्रेडिट का समस्या होती है कहीं भी, जैसे महाराष्ट्र में कुछ योजनाएं चली और उसमें क्रेडिट लेने के लिए अजीत पवार भी तैयार थे, शिंदे भी कह रहे थे हम अकेले किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि देखिए ये फडणवीस की पूरी योजना थी और इन योजनाओं पर इंप्लीमेंटेशन के लिए दबाव बनाया गया था। लेकिन ये क्रेडिट वार चलता है गठबंधन की सरकारों में, इसलिए बिहार का मॉडल ना हो कि तेजस्वी यादव कहें हमने नियुक्तियां करवाई, नीतीश कुमार कहें हमने नियुक्तियां करवाई। ये दोनों जब गठबंधन की सरकार में थे तो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे हमने 10 लाख जॉब देने की गारंटी दी थी, इसलिए हमने टीचर की वैकेंसी निकाली। और नीतीश कुमार कह रहे थे ये तो हमारा प्लान पहले से चल रहा था, ये टीचर की वैकेंसी तो लगातार रेगुलर चल ही रही थी। तो ये इन लोगों की समस्या रही है। इसलिए हेमंत सोरेन सोच रहे हैं कि अभी कुछ ऐसे फैसले, जिस फैसले से इनकी सरकार बनी है, जिस फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतनी सीटें मिली है, उसमें अगर बाद में लेंगे तो फिर कहा जाएगा कि देखो राहुल गांधी ने पहले ही कहा था खटाखट स्कीम में, हर जगह बोल रहे हैं 2500 रुपया देंगे, 3000 रुपया देंगे। हेमंत सोरेन पर भी वही दबाव डाले, इसलिए हेमंत सोरेन ने 2500 रुपया किया है। इसलिए वो चाहते हैं कि राहुल गांधी का इंटरफेयर ना हो, कांग्रेस का ना हो, और कांग्रेस को अगर बाहर करना होगा तो भी कर सकते हैं। यह स्थिति झारखंड के अंदर चल रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महायुति के सत्ता में आते ही अघाड़ी की बैंड बज चुकी है और उद्धव को लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि वो अब अघाड़ी का हिस्सा नहीं रहना चाहते। वहीं संजय राउत के बयान भी उद्धव की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। इधर झारखंड में सोरेन के एक्शन से साफ है कि कांग्रेस की सत्ता में हिस्सेदारी शून्य हो सकती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।